हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। पिछली वीडियो तक हमने खंडन विधि तक का देखा था। अलैंगिक जन्म की खंडन विधि तक की हमने स्टडी की थी। आज अब इस वीडियो में हम देखेंगे अगली विधि, मुकुलन विधि। मुकुलन मुकुलन विधि क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मुकुल क्या होता है। पहले मुकुल की जो सेंस है इसको हम क्लियर करेंगे। तो मुकुल मुकुल क्या है, देखिए बच्चों, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखे फिर इसको समझते हैं। देखिए, जब सजीव के शरीर का कोई छोटा सा भाग बाहर की ओर विकसित होकर नए विकसित होकर उभार के रूप में प्रकट होता है, तो इस उभार को मुकुल कहते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी सजीव के शरीर का कोई भी छोटा सा भाग बाहर की ओर विकसित होकर के एक उभार के रूप में यदि प्रकट हो, तो इस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई शरीर का कोई भाग है, ठीक है। इस भाग के इतने से हिस्से पर एक छोटा सा इतना सा जो भाग है वो विकसित होकर के एक उभार के रूप में डेवलप हो गया, बाहर की ओर डेवलप हो गया। इस शरीर का ये भाग है, इस भाग का इतना सा हिस्सा बाहर की ओर विकसित हो गया, बाहर की ओर निकला। तो इस उभार को, ये जो उभार होता है, इस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल, ठीक है। तो मुकुल क्या होता है, किसी भी सजीव के शरीर का कोई भी छोटा सा भाग बाहर की ओर, ऊपर की ओर विकसित होकर के उभार के रूप में प्रकट हो, तो इस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये होता है मुकुल। अब हम देखेंगे मुकुलन विधि कि मुकुलन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी एक परिभाषा क्लियर करते हैं। मुकुलन विधि, मुकुलन विधि मुकुलन विधि की पहले परिभाषा क्या होती है। मुकुलन विधि, देखिए, वह विधि जिसमें किसी सजीव के शरीर का छोटा सा भाग छोटा सा भाग मुकुल कह सकते हैं हम, भाग मुकुल के रूप में वृद्धि करके नए जीव में बदल जाता है। इस विधि को या इसे मुकुलन विधि, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि क्या होती है,
वह विधि जिसमें सजीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में वृद्धि करके एक नए जीव में बदल जाता है, इसे कहते हैं मुकुलन विधि। अब प्रश्न आता है कैसे? तो देखिए, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा का और इस विधि को हम समझते हैं। हाँ बच्चों, देखिए इसके लिए पहले हम छोटी सी एक ड्राइंग जो है वो बनाते हैं, फिर उसके बाद भी हम लेक्चर को क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, ये हाइड्रा होता है, ठीक है, ये इसके स्पर्शक होते हैं। देखिए ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लें। देखिए इस प्रकार ये हाइड्रा में हम मुकुलन विधि को देखेंगे। देखिए बच्चों, ये होता है पूर्ण विकसित हाइड्रा। पूर्ण विकसित विकसित हाइड्रा, हाइड्रा करेक्ट, ये पूर्ण विकसित हाइड्रा होता है। ये इसके स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक करेक्ट। देखिए हाइड्रा का जो ये शरीर होता है, इस हाइड्रा के इस शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं में नियमित विभाजन होता है। हाइड्रा का जो ये शरीर है, इस शरीर के किसी भी भाग में, छोटे से भाग में कोशिकाओं में नियमित विभाजन होता है। उस नियमित विभाजन से एक छोटा सा उभार बनता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक छोटा सा यहाँ पे नियमित विभाजन हुआ, इस भाग की कोशिकाओं में नियमित विभाजन हुआ, उससे छोटा सा उभार विकसित होता है। ठीक है, ये भी उभार। अब ये उभार आगे धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है, और डेवलप होकर के एक नन्हे हाइड्रा में बदल जाता है। नन्हे हाइड्रा के अंदर बदल जाता है, हाइड्रा नन्हे हाइड्रा में बदल जाता है। ये हाइड्रा आगे और विकसित होकर के एक पूर्ण विकसित हाइड्रा में बदल जाता है, पूर्ण हाइड्रा में बदल जाता है। ठीक है, और जब ये पूर्ण हाइड्रा में बदल जाता है तो ये पूर्ण हाइड्रा अपनी मात्र हाइड्रा से अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा एक हाइड्रा से एक हमें नया हाइड्रा मिला, तो ये किस प्रकार की विधि हो गई? अलैंगिक जनन विधि, क्योंकि एक जीव से एक नया जीव मिल रहा है। ठीक है, और किस चीज के थ्रू मिला? मुकुल के थ्रू, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मुकुलन विधि। देखिए बच्चों, तो इस थ्योरी को हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं कि हाइड्रा हाइड्रा की शरीर के छोटे से भाग पर कोशिका का
अनियमित विभाजन शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नियमित विभाजन से छोटा सा उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल आगे वृद्धि करके नए हाइड्रा में विकसित हो जाता है और अंत में मात्र हाइड्रा से अलग होकर हो जाता है। यह है मुकुलन की विधि। करेक्ट। देखिए बच्चों, तो एक बार वापस इसको रिपीट कर दे। देखिए, ये हाइड्रा होता है, इसके इस पूरे शरीर के किसी भी छोटे से भाग में कोशिकाओं में नियमित विभाजन होता है। उस नियमित विभाजन से एक छोटा सा उभार बनता है, जैसा कि ये यहाँ पर नियमित विभाजन हुआ और ये उभार बना। ये उभार आगे विकसित होता है और विकसित होकर के इस प्रकार नए नन्हे छोटे से हाइड्रा में बदल जाता है। ये हाइड्रा आगे और न्यूट्रिशन पोषण प्राप्त करके पूर्ण विकसित हाइड्रा में बदल जाता है। इस प्रकार ये पूर्ण विकसित हाइड्रा जब बन जाता है तो ये अपने इस मात्र हाइड्रा से अलग हो जाता है। तो इस प्रकार एक हाइड्रा से एक नया हाइड्रा में प्राप्त हुआ। तो ये अलिंगी जनन की मुकुलन विधि हुई। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम अगली विधि देखते हैं, कायिक जनन विधि। कायिक जनन विधि। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे कि कायिक जनन विधि क्या होती है। वह विधि जिसमें पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती से नया पादप विकसित होता है कायिक जनन विधि कहलाती है। कायिक जनन विधि कहलाती है। ठीक है, तो कायिक जनन विधि क्या होती है? वह विधि जिसमें पौधे के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, ये कायिक अंग होते हैं। इनसे हम एक नया पौधा विकसित करें तो इस विधि को हम कायिक जनन विधि कहते हैं। करेक्ट। कैसे, वो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर हम पत्ती की बात करते हैं, पहला पत्ती, तो देखिए
जो ब्रायोफिलियम ब्रायोफिलियम पादप की पत्ती, जो ब्रायोफिलियम पादप की पत्ती होती है, देखिए उसके किनारों पर इस प्रकार छोटे छोटे मुकुल बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मुकुल विकसित होते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये मुकुल नीचे गिर जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये मुकुल इससे झड़ करके नीचे गिर जाते हैं और अंत में अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति में ये मुकुल, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में ये मुकुल नीचे गिर जाते हैं, और नए ब्रायोफिलियम पादप में बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ब्रायोफिलियम पादप की जो पत्ती है, इसमें छोटे छोटे ये क्या होते हैं, मुकुल। अनुकूल परिस्थिति आएगी तो झड़ करके नीचे जमीन पे गिर जाएंगे और जमीन से पानी पोषण प्राप्त करके एक नए ब्रायोफिलियम के पादप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पत्ती से एक नया पौधा प्राप्त किया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम तने से। तने से कैसे, देखिए बच्चों, ये हमने गुलाब की एक तना लिया। ठीक है, मिट्टी, ये है मिट्टी। ठीक है, ये तना हम एक ऐसा तना लेते हैं जिसपे पर्व संधि हो, पर्व संधि। हम एक गुलाब की टहनी पौधे का एक ऐसा तना काटेंगे जिसपे एक छोटी सी क्या हो, पर्व संधि हो। अब उस तने को हम इस प्रकार मिट्टी में लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि इस तने से छोटी छोटी जड़ें विकसित हो जाती हैं, जड़ विकसित हो जाती हैं और ये जो पर्व संधि है ये भी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार गुलाब के पौधे के तने से हम एक नए पौधे को विकसित करते हैं। देखिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं गुलाब के पौधे की शाखा को पर्व संधि से काटते हैं और इसे मिट्टी में दबाते हैं और इसे हम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद इससे जड़ और पत्ती निकलती है। कुछ दिनों बाद इससे जड़ व पत्ती निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम तने के द्वारा एक नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखते हैं जड़ के द्वारा कैसे, तो देखिए शीशम, नीम, चमेली जैसे पादपों की अक्षत जड़ से नया पौधा प्राप्त
कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जड़ के द्वारा भी हमें किस प्रकार नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार हम पत्ती, तने, जड़ के द्वारा हम नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन पौधों को प्राप्त करने की जो ये विधि होती है, इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। देखिए बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये कायिक प्रवर्धन की विधियां कायिक प्रवर्धन की निम्न विधियां हैं कायिक प्रवर्धन की निम्न विधियां होती है। जैसे फर्स्ट है परतन, ठीक है। सेकंड है कलम रोपण, ठीक है। थर्ड है टीला विधि। फोर्थ है वायुदाब विधि, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन की कुछ विधियां होती हैं। 10th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में इनके बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो फिलहाल उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम केवल इनके नाम ही देखेंगे। करेक्ट। अब आगे देखते हैं हम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं, ठीक है, ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। कायिक प्रवर्धन के लाभ, मतलब कायिक प्रवर्धन से जो हम पौधे प्राप्त करते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा है, या इस विधि से क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो देखिए बच्चों, के पहले हम लिख लेते हैं, केला, संतरा, ठीक है। इसके अलावा अंगूर, जैसी बीज रहित किस्मों को इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ जैसे केला, संतरा, अंगूर आदि कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिनके बीज नहीं होते। अब इनकी फसलों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनकी फसलों को हम कायिक प्रवर्धन की विधि से प्राप्त कर सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि बीज नहीं होते तो हम कायिक प्रवर्धन विधि को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखें तो बीज द्वारा प्राप्त पादप की तुलना में कायिक विधि से प्राप्त पादप से जल्दी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बीज के द्वारा हम कोई पादप उगाएं और कायिक प्रवर्धन विधि से हम कोई पादप उगाएं तो हमें जल्दी उत्पाद कायिक प्रवर्धन विधि से प्राप्त होगा। कैसे, देखिए, जैसे हमने ये एक बीज लगाया, ठीक है, ये हमने एक बीज बोया किसी पादप का, और यहाँ हमने एक उस पादप को जड़ सहित हमने छोटे से पादप को लगाया। यहाँ मान लीजिए हमने गुलाब के पौधे का बीज लगाया, यहाँ हमने गुलाब के पौधे को लगाया,
ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन विधि है और ये बीज रोपण विधि है। बीज से हम पौधा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ हम कलम लगा करके पौधा प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ इस बीज से पादप को बनने में लंबा समय लगेगा। पहले पादप विकसित होगा और फिर हमें फल फूल प्राप्त होंगे। जबकि यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, छोटा सा पादप है, ये जल्दी से एक पूर्ण विकसित पादप में बदल जाएगा और जल्दी से हमें फल फूल प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात इस बीज से पौधा प्राप्त होने होगा, फिर हमें फल फूल प्राप्त होंगे, उसकी तुलना में इससे हमें जल्दी फल फूल प्राप्त हो जाएंगे। तो ये यहाँ बताया गया है, बीज द्वारा प्राप्त पादप की तुलना में कायिक विधि से प्राप्त पादप से जल्दी उत्पाद प्राप्त होते हैं। करेक्ट। देखिए कायिक विधि के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कायिक विधि से प्राप्त पादप, ठीक है, तो जल्दी हमें उत्पाद प्राप्त होंगे, उत्पाद, ठीक है। और बीज से पादप देर से विकसित होगा, विकसित होगा, ठीक है। और फल फूल देर से प्राप्त होंगे, उत्पाद देर से प्राप्त होगा। करेक्ट। तो ये दूसरा हमारा बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं हम। देखिए बच्चों, तीसरा, इस विधि से ज्यादा उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से हम ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम देखिए, प्राप्त इस विधि से प्राप्त पादप मात्र पादप के समान होता है, ठीक है। इस विधि से जो पौधा हमें प्राप्त होता है वो बिल्कुल मात्र पौधे के समान होता है। कैसे? देखिए, जैसे ये गुलाब का एक पादप है, ठीक है, ये गुलाब का एक पादप है, ठीक है। हमने इस पादप की एक टहनी को कट किया और कट करके हमने इसको यहाँ पे लगा दिया इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार लगा दिया। तो ये कुछ समय बाद ये एक बड़े पादप में बदल जाएगा, इसमें जड़ें विकसित होंगी और इस प्रकार ये एक नए पादप में विकसित होगा, ठीक है। तो ये जो नया पादप हमें प्राप्त होगा, ये बिल्कुल सारे गुण इस पौधे के समान होंगे। अर्थात ये जो नया पौधा मिला, बिल्कुल हमें इस मात्र पौधे के क्या मिलेगा, बिल्कुल समान मिलेगा। तो इस हम कह सकते हैं कि इस विधि में प्राप्त पादप मात्र पादप के समान होते हैं। तो ये थे बच्चों कायिक प्रवर्धन विधि के लाभ। देखिए, हाँ बच्चों, हम अगली विधि करते हैं पुनर्जनन विधि। पुनर्जनन विधि, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं कि पुनर्जनन विधि क्या होती है। तो वह विधि जिसमें किसी सजीव के शरीर को कई भागों में विभाजित
कर देने पर प्रत्येक भाग नए जीव में बदल जाता है। पुनर्जनन विधि कहलाती है। पुनर्जनन विधि कहलाती है। ठीक है, तो क्या होती है पुनर्जनन विधि? वह विधि जिसमें सजीव के शरीर को यदि कई भागों में हम विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग एक नए जीव में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं पुनर्जनन, दोबारा जनन विधि। कैसे? देखिए बच्चों, पहले हम एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। हाइड्रा। ठीक है, तो देखिए बच्चों प्लेनेरिया में कैसे, देखिए ये प्लेनेरिया होता है जो पानी के अंदर पाया जाता है। करेक्ट। यदि इस प्लेनेरिया के हम 3 टुकड़े कर दें, 3 भागों में से बांट दें इस प्रकार, हम इसे 3 भागों में विभाजित कर दें तो ये प्रत्येक भाग एक नए प्लेनेरिया में बदल जाता है। इस प्रकार एक नए प्लेनेरिया में ये बदल जाता है। ठीक है, तो ये होती है पुनर्जनन विधि। ठीक है, प्लेनेरिया, ये होता है प्लेनेरिया। करेक्ट। पुनर्जनन। अगर इस प्लेनेरिया के शरीर को हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, आगे जाके ये प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक भाग एक नए प्लेनेरिया में बदल जाता है। इस विधि को कहते हैं हम पुनर्जनन विधि। ये होती है बच्चों पुनर्जनन विधि। देखिए, हाँ बच्चों, अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे प्लेनेरिया को कई भागों में विभाजित किया और एक नया प्लेनेरिया भी ना बना, इसी तरह यदि हम किसी इंसान के या बहुकोशिकीय जीव के शरीर के किसी एक भाग को काट दें तो उससे नया जीव क्यों नहीं बनता, समझाओ। ठीक है, तो प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय की क्वेश्चन कोशिकीय जीवों का, हाँ बच्चों, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनके शरीर का कोई भी एक भाग एक नए जीव को, एक नए उसी बहुकोशिकीय जीव को विकसित क्यों नहीं करता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बहुकोशिकीय जीवों में, कोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य के लिए, विशेष कोशिका होती है। विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये विशेष कोशिका मिलकर उत्तक बनाती हैं। ठीक है,
विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलके विशेष प्रकार के उत्तक बनाती हैं और ये उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। ठीक है, विशेष कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और इन अंगों से तंत्र बनते हैं। अंगों से क्या बनते हैं? तंत्र। और तंत्र से पूर्ण शरीर विकसित होता है। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र और तंत्र मिलकर के शरीर को विकसित करते हैं। ठीक है, तो चूंकि बहुकोशिकीय शरीरों में विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कह सकते हैं कि हर अंग के लिए, हर तंत्र के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं सारे अंगों का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव नहीं बनता। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल के रूप में इसे समझ सकते हैं, जैसे कि बिल्ली है। बिल्ली की यदि पूंछ को काट दिया जाए, काट दे, ठीक है, तो इसकी पूंछ की कोशिका सभी अंगों को विकसित नहीं कर सकती। तो इसकी जो कोशिका है, पूंछ की जो कोशिका है, वो सभी अंगों को विकसित नहीं कर सकती, क्योंकि विशेष अंग के लिए विशेष कोशिका चाहिए। ठीक है, इस प्रकार बहुकोशिकीय जीवों का शरीर से एक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस टॉपिक को हम एक दोबारा देखते हैं। देखिए, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और ये उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग से तंत्र से शरीर बनता है। ठीक है, तो विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो यदि एक भाग को काट दें तो उस भाग की कोशिकाएं अन्य अंगों का, अन्य तंत्र का निर्माण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक बहुकोशिकीय जीव के एक भाग से एक नया जीव उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि इस एग्जाम्पल से देखें, बिल्ली की पूंछ के अंदर, पूंछ में जो कोशिका होती है उससे सभी अंग विकसित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि विशेष अंगों के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज हमने इस वीडियो में अलैंगिक जनन की कुछ विधियां देखी। ठीक है, ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिससे कि हम आपको समय पर वीडियो उपलब्ध करा सके, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। देखिए।